ठीक है, आज हम अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे ले जाएंगे। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन की बात करेंगे और कुछ एक दो टॉपिक्स की और बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने केसेस देख लिए थे बेसिकली कि किस किस चीज़ में एसवीएम अच्छा काम करेगा, किस चीज़ में बेकार काम करेगा, एसवीएम के काम करने के रीजंस क्या हो सकते हैं, इंटरप्रेटेबिलिटी जैसे नहीं होती है, ठीक है, आउटलायर का इम्पैक्ट नहीं होता है, बायस वेरिएंस से ट्रेड ऑफ हम लोग फिक्स कर सकते हैं सी की वैल्यू को करके और सिग्मा की वैल्यू को भी चेंज करके, जो कि हमारा आरबीएफ में काम करेगा। ठीक है, और फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। तो आज रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने देख ली थी। ओके, तो आज हम ये देखते हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में पहली चीज़ है कि रिग्रेशन कैसे हो सकता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में रिग्रेशन कैसे हो सकता है। तो पहली चीज़ है कि रिग्रेशन कैसे हो सकता है, तो ये सोचते हैं कैसे, अभी तक हम लोग का क्या होता था, हम लोग के पास पॉइंट्स थे, ठीक है, हमें इन दो क्लासेस को सेपरेट करना था, हमें इन दो क्लासेस को बांटना था, तो हमें उसके बीच में लाइन लानी थी। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, मैक्सिमम मार्जिन वाले प्लेन को हम लोग ले लेंगे। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट इंट्यूटिव लगता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ ठीक है, दो क्लास को बांटना है तो हम चाहते हैं कि वो दोनों क्लासेस जितनी दूर रह सकती हैं उतनी दूर रहे, ठीक है। बट रिग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। रिग्रेशन में तो क्या होगा, मान लो आपके पास डेटा है, ठीक है, उसमें क्लास का तो झंझट रहता नहीं है, उसमें तो डेटा का रहता है, ठीक है, उसमें तो डेटा का रहता है। तो यहाँ पर अब मुझे अगर रिग्रेशन लाइन एक बनानी पड़ेगी, अगर मैं एक नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन लाइन मानूँ, क्योंकि सपोर्ट वेक्टर हम लोग का लीनियर से शुरुआत होता है, उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं दूर कैसे करूँगा, इसको मैं सेपरेट कैसे करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम है और इसको हम किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को हम मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अभी देख लेते हैं। इसको रिमूव करते हैं पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमें अभी लाइन ही बनानी है, ठीक है, लाइन ही बनानी है। तो हम ऐसी लाइन बनाएंगे और हमें दो क्लासीफायर चाहिए मैक्सिमम प्लेन के। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव प्लेन्स थे, जो पॉजिटिव साइड की क्लास के और निगेटिव क्लास के प्लेन्स थे, उनको अभी हमने कन्वर्ट कर दिया है अपनी बाउंड्रीज में, ठीक है, उनको हमने अपने कन्वर्ट कर दिया है बाउंड्रीज में। और ये बाउंड्रीज की जो विड्थ है ये हमने फिक्स कर दी है। अभी समझ में आएगा कैसे हुआ। तो मान लो कि ये जो बाउंड्री है कि विड्थ है, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, जितनी ऊपर जितनी नीचे है, जैसे ही हमारा एसवीएम में होता है कि हम दोनों जो मार्जिन होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, तो दोनों की विड्थ बराबर होती है हाइपर प्लेन से, ठीक है। यहां पर हमने इसको चेंज कर दिया है अब, लेकिन चेंज करने से हमारा जो लॉस फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारा लॉस फंक्शन क्या था, पहले हमारा लॉस फंक्शन था, अगर याद करो तो आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू कॉमा बी प्लस सी इंटू 1/n और ईटा, ठीक है, ये था हमारा लॉस फंक्शन। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं कि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स तो होंगे नहीं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। इन्होंने इसका L2 नॉर्म ले लिया इसी विड्थ का, ये जो विड्थ है, ठीक है, इसका इन्होंने L2 नॉर्म ले लिया है। कैसे कि अब हमें करना है मिनिमाइज W कॉमा B सच दैट 1/2 ऑफ W का स्क्वायर, मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। और इसमें कंडीशंस है कि सच दैट yi माइनस W xi प्लस बी ये रहे एप्सिलॉन से कम, और W xi प्लस बी
माइनस वाई आई, इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन से कम है। इस कंस्ट्रेंट के साथ, ये मेरे पास अब कंस्ट्रेंट्स हो गए। जो हमारे पास इसमें कंस्ट्रेंट थे, इसमें कंस्ट्रेंट क्या थे कि हमारे पास की वाई आई डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू सच दैट ये ईटा आई ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ठीक है, अगर करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट है तो जीटा की वैल्यू 0 थी, और अगर इनकरेक्टली है तो फिर उसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव आती थी। ठीक है, तो जैसे यहां पर कंस्ट्रेंट थे वैसे ही मेरे पास यहां पर कंस्ट्रेंट है। अच्छा, इन कंस्ट्रेंट से हो क्या, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम देख लेते हैं अभी, 1 मिनट। अच्छा, ये थोड़ा कंस्ट्रेंट बने कैसे, लाइक मैं साइन दोनों में ऑपोजिट कर रहा हूँ लेकिन इनइक्वालिटी वैसी रह रही है। हाँ हाँ हाँ, तो वही चीज़ डिस्कस करते हैं, वही चीज़ डिस्कस करते हैं। 1 सेकेंड ओके। जरा। ठीक है, हेलो सर। हाँ सर ये बोल रहा था सर 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक दे दोगे? वो 1 सेकंड में ये मेरे 4-6 क्वेश्चन और बचे हैं। सर वो किस मैंने चीज़? बताया था ना आपको, अमेजोन का टेस्ट था ओके, सर, वो तो इसका कर रहा हूँ ब्रेक सर। से एक क्या रिलेटेड है, मैं समझा नहीं। सर वो 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं सर, वो कर लूँ मैं जब तक? तो कर लो ना, ऑन हूँ वीडियो सर। देख लेना, क्या दिक्कत है, वीडियो देख लेना। यस सर। करो तुम अपना। हाँ, अब ये कंडीशन क्या है? अच्छा, ये जो है डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी, ये क्या है? ये एक तरह से हमारे प्रिडिक्शंस है ना, यही तो हमारे प्रिडिक्शंस हैं। ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि हमने ये वेट और बी हमें निकालना है, वेट और बी हमें निकालना है, और अगर हम उसे एक्स का पॉइंट देंगे, मतलब उसके जितने भी इनपुट फीचर्स हैं वो देंगे, उस वेट और बी से निकालने के बाद वो उसका प्रिडिक्शन करेगा। तो यही तो हमारा प्रिडिक्शन है, और ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि y माइनस वाई हैट, वो भी मेरा लेस देन इक्वल टू होगा एप्सिलॉन, और वाई हैट माइनस वाई, ये भी एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कंडीशन। मान लो कि मेरे पास, ठीक है, ये मान लो मैंने प्लेन बनाया जो रिग्रेशन की लाइन है, इसे आप ऐसे सोच लो कि यहाँ पर मेरा x है और ये मेरा y है। तो ये मैंने डेटा अपना प्लॉट किया। ठीक है, ये मेरा हाइपर प्लेन है मेन वाला, और ये मेरा ऊपर पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास वाला प्लेन हो गया। ठीक है, हो गया, ओके। ठीक है, अब मान लो हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन हमारा कहां पर होगा? प्रिडिक्शन हमारा हमेशा इस लाइन पर होगा, ये जो हम लोग लाइन बनाए हैं, तो ये हमारा हमेशा प्रिडिक्शन होगा। ठीक है, तो मान लो यहां पर मेरा प्रिडिक्शन आया, ये आप ये समझ लो कि ये आपकी है सैलरी और ये है आपकी एज। हम गिवन एज हम लोग सैलरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना डेटा वेटा सब लिया, सब इसने डेटा वेटा बनाया। अच्छा, तो हम एक कंडीशन लेते हैं कि पहले जो ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये क्या है? मेरा प्रिडिक्शन है वाई हैट, और ये मेरा मान लो एक केस हुआ जिसमें मेरी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है वाई। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, सर जिसमें वाई हार्ट है वो इक्वेशन ही है ना, जो प्रिडिक्शन के हाँ वेट हाँ, एंड। डब्ल्यू एक्स प्लस बी, डब्ल्यू ओके। एक्स प्लस बी वही है। तो वो हमेशा हमारा प्लेन पर ही आएगा प्रिडिक्शन। ठीक है, एक्चुअल डेटा हमारा उसके ऊपर नीचे रहता है, बट जब हम प्रिडिक्शन करते हो तो हमारे पास फिक्स रहता है ना, क्योंकि हम बाद में चाहे इस पॉइंट पर मान लो कुछ वैल्यू थी मेरे पास 30 थी, तो 30 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी हर बार, चाहे मैं जितनी बार रखूं। ठीक है, तो यस यहां सर। पर वाई हैट है मेरा छोटा है, मतलब क्या हुआ, वाई हैट मेरा लेस देन वाई है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है। तो y माइनस वाई हैट, ये जो डिस्टेंस है इससे तो कम ही हुआ ना ये। हम्म।
ठीक है। अच्छा, वाई हैट माइनस वाई करता हूं तो क्या होगा? अब वाई हैट नीचे है तो ये वैल्यू लेस देन 0 आएगी। यस। तो 0 तो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है ही ना, एप्सिलॉन तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। ठीक है, ओके। ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीचे कर लोगे कि मान लो कि यहाँ पर y ऊपर था, तो इस केस में मान लो कि वहां पर y नीचे था और y हैट ऊपर था, तो भी ये जो पूरी डिस्टेंस है ये एप्सिलॉन है, तो वो ये y हैट माइनस वाई तो छोटी ही होगी एप्सिलॉन से, क्योंकि यहां पर y हैट ऊपर है, y छोटा है। अगर तो ये जो डिस्टेंस है ये तो पूरी डिस्टेंस से छोटी है, राइट। और अगर आप उल्टा कर दोगे, y माइनस वाई हैट कर दोगे, तो ये छोटी है तो ये तो लेस देन 0 आ जाएगी, और 0 तो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। तो ये जो कंडीशंस थी ये काउंटर इंट्यूटिव लग रही थी कि चाहे ऐसे छोटा कर लो तब भी एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, चाहे उल्टा सेपरेट कर लो तब भी एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि यही कॉन्स्टेंट इसको फोर्स कर रहे हैं, आपकी एल्गोरिथम की ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है यही फोर्स कर रहे हैं कि आप जो प्रिडिक्शन करोगे वो खाली इसी रेंज के अंदर करोगे, ऊपर रेड वाली लाइन और नीचे रेड वाली लाइन के, क्योंकि जैसे ही आप इसके बाहर गए आपकी कांस्टेंट फेल हो गए। राइट, जैसे ही आप इसके बाहर गए आपकी कांस्टेंट फेल हो जाएंगे, तो आपका एसवीआर जो है, एसवीआर मतलब सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है, वो फेल हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है यही फोर्स कर रहे हैं कि आप जब प्रिडिक्शन करो तो इसी रेंज के अंदर करो। ये रेंज कितनी बड़ी होगी ये हम ट्राई एंड उससे करते हैं, मतलब कि ट्रायल एंड एरर से जो मशीन लर्निंग हम लोग करते हैं कि आप धीरे धीरे अपडेट करते हैं चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा दूर करते हैं, थोड़ा पास करते हैं कि किस पे बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। तो मान लो कि मेरा डेटा अगर ऐसा है, ठीक है, तो आपका जो प्लेन बनेगा, प्लेन ऐसा बनेगा, और तो ये इसीलिए ये मैक्सिमम मार्जिन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ की जितना आप एक्सपेंड कर सकते हो कि आपका सारा डेटा आ जाए, उसी कॉन्सेप्ट से हम रिग्रेशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका एप्सिलॉन, तो ये तरीका होता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का, कि हम लोगों ने अपने लॉस फंक्शन को थोड़ा चेंज किया, हम लोगों ने अपनी इक्वेशन को थोड़ा चेंज किया, उस इक्वेशन से हमने उसको फोर्स किया कि तुम अब उसी रेंज के अंदर प्रिडिक्ट करो। तो खैर देखो, इतना ना कोई पूछता है ना किसी को पता होता है, मतलब बहुत ही रेयरली होगा कि किसी को ये भी पता हो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन भी होता है कि कैसे काम करेगा, कंस्ट्रेंट कैसे काम करेंगे, और ये इक्वेशन तो मतलब बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है। तो ज़्यादा मैथ्स नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इतना पता होना चाहिए कि हाँ कैसे हम सेम कॉन्सेप्ट को स्विच कर सकते हैं। जैसे KNN में हम लोग क्या करते हैं, के नियरेस्ट नेबर में हम लोग जो उसके 5 के पॉइंट्स होते थे उसको हम लोग जो भी उनकी क्लास होती थी, सर्किल हो, क्रॉस हो, कैट हो, डॉग हो, वही हम असाइन कर देते थे। KNN रिग्रेशन कैसे करते थे? सेम एल्गोरिथम हम लोग रिग्रेशन कैसे करते, आपको आइडिया है? नो सर, इसका नहीं पता मेरे ओके, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर क्या करते हैं, जैसे मेरे पास जो 5 पॉइंट है पहले तो हम उसे क्लासिफाई कर लेते थे। मान लो कि मेरे पास 5 पॉइंट हैं, मेरे पास एक ये आखिरी में ये वाला पॉइंट आया जिसका मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम इन 5 पॉइंट की जो वैल्यू होती थी, जैसे मान लो कि हम एज और सैलरी कर रहे हैं, ठीक है, वापस हम लोग एज और सैलरी कर रहे हैं, तो अब इन 5 पॉइंट की एज लेकर इन 5 की जो इसके सबसे पास वाले हैं जो सैलरी है इसका ये एवरेज ले लेता था। तो इस तरह से रिग्रेशन करता था, क्योंकि सैलरी हमारी रियल वैल्यू हो गई है, तो इसका क्लासिफिकेशन तो नहीं होगा, रिग्रेशन की प्रॉब्लम होगी, तो ये एवरेज ले लेता है। ऐसे ही हम लोग अभी आगे नेक्स्ट वीक देखेंगे कि डिसीजन ट्री में ऐसे होता है, उसमें भी वो एवरेज लेता है। तो जनरली जो हमारी मोस्टली प्रॉब्लम्स होती है उनमें एवरेज लेता है। एसवीएम में वो एवरेज ऐसे नहीं लेता था, वो पहले कंस्ट्रेंट बनाता था, तो इसलिए हमें इसको डिस्कस करना पड़ा, ये तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, इन सब में हर जगह एवरेज ही लेगा वो।
ठीक है। तो सर यही में होता है कि लाइक अगर हमें एन ए वैल्यू को इम्प्यूट करना होता है और डेटा कॉन्टिन्यूस है तो हम एवरेज से करते हैं क्योंकि एल्गोरिदम आगे भी होगा वो। सॉरी, सर मतलब आवाज जैसे अगर कोई हाँ एन ए वैल्यू होती है तो अगर कॉन्टिन्यूस कॉलम होते हैं तो हम उसे एवरेज से रिप्लेस करते हैं, इम्प्यूट करते हैं हाँ जनरली। हाँ हाँ तो हाँ वो का रीजन हुआ बिकॉज वो मॉडल भी मतलब उसे सपोर्ट करेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है। ठीक। तो खैर ये था रिग्रेशन का। हमें ज़्यादा कुछ कोड में चेंज नहीं करना है, हमें कोड में भी मैं दिखाऊंगा, कोड में हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है इसमें, बस मुझे होता है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ जो जनरली डिस्कस मतलब कि पहले तो काफ़ी पूछी जाती थी इंटरव्यू क्वेश्चंस में। ये होता था हमारा कि अभी तक हम लोगों ने देखा जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी मेरा क्या है, बाइनरी क्लासिफायर है। हम लोगों ने जो पूरी इसकी मैथ्स देखी, जो देखा कि कैसे हम लोग दो क्लासेस +1 और -1 लेकर उनके बीच में डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही हमने एसवीएम में देखा। एसवीएम भी मेरा बाइनरी क्लासिफायर है। हमारा पूरा जो लॉस फंक्शन है वो इसी पर डिपेंड करता है कि मेरे पास दो क्लासेस हैं, पूरी मैथ्स ही हमारी इसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये भी बाइनरी क्लासिफायर है। तो सवाल जो इंटरव्यू पूछते थे वो पूछते हैं कि अगर आपके पास 3 क्लासेस हो, ठीक है, कैट और डॉग हो तब तो चल जाएगा, ठीक है। बट कैट और डॉग के साथ आपके पास रैबिट भी आ जाए, ठीक है, अब आपके पास 3 क्लासेस हो गई है, तो आप ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, ये सब कैसे लगाओगे? ये था सवाल। ये सवाल पहले पूछे था, पता नहीं पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो है, ये जो हम लोगों ने पढ़ी है ये बाइनरी क्लासिफायर है। न्यूरल नेटवर्क हम लोगों ने पढ़े नहीं, जो कि वो मल्टी क्लास क्लासिफायर है, ठीक है। डिसीजन ट्री हम बना सकते हैं मल्टी क्लास क्लासिफायर, बट इनके ऊपर कैसे करें, क्योंकि इनकी तो मैथ्स ही वहीं से शुरू होती है। तो इस अप्रोच को कहते हैं, इसका जो सोल्यूशन है उस अप्रोच को कहते हैं वन वर्सेस रेस्ट। ओ यार, हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि हम सिर्फ 2 क्लासेस के ही क्लासिफायर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा सेट को भी डिवाइड डेटा सेट, कैसे? हम अपने डेटा सेट को डिवाइड करते, जैसे मेरे पास कौन कौन सी है, कैट है, डॉग है और रैबिट है। तो हम डिवाइड करते हैं कि उसमें एक क्लास को हो जाएगी कैट और दूसरी हो जाएगी नॉन कैट, ठीक है। हम अपने डेटा सेट को, जैसे मान लो मेरे पास 9 रोज है, ठीक है, 9 रोज हैं, उसमें पहले की 3 कैट है, बाद की 3 डॉग है और बाद की 3 रैबिट है। इसको हम स्विच कर देंगे ऐसे कि पहले की 3 कैट हो गई और बाकी की 6 नॉन कैट हो गई। तो अब मेरे पास 2 क्लासेस हो गई। अब मैं इसके ऊपर अपना एसवीएम लगा दूंगा। तो ये जो एसवीएम है ये क्या करेगा मेरा, हमेशा अगर आप इसे कोई फोटो दोगे या मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो ये बताएगा कि कैट है कि नॉन कैट है, ठीक है ना। सिमिलरली एकदम एग्जैक्टली हम बाकी 2 के लिए भी करेंगे। हम बनाएंगे डॉग और नॉन डॉग, ठीक है। ऐसे हमने फिर से डेटा सेट को डिवाइड करेंगे कि हाँ भाई ये डॉग्स हैं और ये नॉन डॉग्स हैं। जैसे अगर आपने सिलिकॉन वैली टीवी सीरीज देखी होगी तो उसमें बनाता है हॉट डॉग और नॉट हॉट डॉग, तो हम लोग बनाएंगे डॉग और नॉन डॉग। फिर हम एसवीएम अपना लगाएंगे या लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे और ये मुझे क्या बताएगा कि मेरा डॉग है कि नॉट डॉग है, ठीक है। और ऐसे ही हम तीसरा भी लगाएंगे रैबिट और नो रैबिट, और फिर हम एसवीएम लगाकर रैबिट और नॉन रैबिट बता देंगे। तो इसे कहते थे वन वर्सेस रेस्ट। वन वर्सेस रेस्ट मतलब कि एक क्लास और बाकी सारी क्लासेस, चाहे यहां 10 आ जाए तो मुझे 10 एसवीएम लगाने पड़ेंगे। यहां पर 3 आ गए तो मुझे 3 लगाने पड़े, कि हम एक एक क्लास को कहते हैं हाँ ठीक है ये इसकी पॉजिटिव क्लास है, बाकी जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो सारे निगेटिव क्लासेस हैं, वो सब नॉन कैट है, वो सब नॉन डॉग है, वो सब नॉन रैबिट है। तो इससे हम लोगों का
हम अपनी जो प्रॉब्लम थी हमारी उसको हम चेंज कर सकते थे। अब मान लो मेरे पास कोई पॉइंट आया, मान लो मेरे पास कोई पॉइंट आया x, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको पहले पास करूंगा अपने, इसे मैं SVM1 कर देता हूं, इसको SVM2 कर देता हूं, इसको मैं SVM3 कर देता हूं, इसको मैं पास करूंगा SVM1 से। तो ये मुझे क्या दे सकता है, या तो ये बोलेगा कि ये कैट है या फिर नॉन कैट है। ठीक है, अगर कैट बता दिया तब तो अच्छा है, हम सीधे बोल देंगे कि ये कैट है। बट अगर इसने नॉन कैट बताया तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसे ले जाएंगे SVM2 के पास। अब या तो ये बता देगा कि ये डॉग है या फिर नॉट डॉग है। डॉग बता दिया तो हम रुक गए, अगर इसने नहीं बताया नॉट डॉग है, फिर हम इसको ले जाएंगे अपने पास रैबिट और नॉन रैबिट के पास, और ये बता देगा कि ये रैबिट है कि नहीं है और ये नॉन रैबिट है कि नहीं। अब इसमें एक ट्रिक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या आपको 3 SVM की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने बता दिया कि ये कैट नहीं है, ये डॉग नहीं है, तो ये रैबिट ही तो होगा ना। तो आप खाली 2 SVM लगाओ या 2 लीनियर रिग्रेशन लगाओ। लेकिन ये हो सकता है कि आपने मान लो, ये वो तब कर सकते हैं जब आपको पता है कि वो कैट, डॉग और रैबिट में से ही कोई चीज दे रहा है। मान लो उसने एरोप्लेन दे दिया फोटो में, तो हमें ये भी चाहिए ना कि इन तीनों में से कोई नहीं है। यस, फिर वो रैबिट रिटर्न कर देगा। हाँ, वो रैबिट रिटर्न कर देगा, तो इसीलिए हमें 3 चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास 10 क्लासेस आ जाए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, 10 की तरह आप 10 SVM बना डालो। तो इसी अप्रोच को कहते हैं वन वर्सेस रेस्ट। ये मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिस्कस नहीं करी थी, बट sklearn की जितनी भी बाइनरी क्लासीफायर वाली एल्गोरिथम है वो सब मुझे ऑप्शन देती हैं OVR का, कि अगर आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, खाली एक पैरामीटर देना है। मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट रहता है, पैरामीटर बाय डिफॉल्ट रहता है, वो अपने आप ही इंटरनली सारे मॉडल बना के चेक करके आपको बताता है। तो ये था OVR। कुछ बचा है, रेस्ट हो गया, चलो फिर आप sklearn का कोड देख लेते हैं। सर आपने हाँ, रन टाइम स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताई थी, सिर्फ हमने वो देखा था कि प्रिडिक्शन टाइम कितना लगेगा। नहीं शायद डिस्कस करी थी ना, n² की नहीं करी थी। फिर ट्रेनिंग स्कोर डिस्कस किया था। नहीं नहीं नहीं, ये किया था ना हमने कि प्रिडिक्शन में खाली सपोर्ट वेक्टर्स यूज होते हैं, फिर SVM टेक्स लार्ज टाइम ट्रेनिंग बट लेस टाइम इन प्रिडिक्शन। अच्छा, वो फिर स्क्वायर नहीं मैंने बताया, ठीक है। यस सर। जनरली SVM की ट्रेनिंग की नहीं मैंने बताया, मुझे ध्यान आ रहा पता नहीं क्यों। मतलब कि अगर आपके पास लेस डेटा पॉइंट्स हैं, ऐसे इसकी जो मतलब रन ट्रेनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ट्रेनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है आपकी बिग O ऑफ n²। ठीक है, इसमें n आपका हो गया नंबर ऑफ इनपुट पॉइंट्स, इनपुट रोज या इनपुट का डेटा सेट, जो भी कहना चाहो, इमेजेस हैं जो भी है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा, मतलब कि n² इज नॉट वेरी गुड। तो अगर आपके पास जैसे 10 लाख, मतलब कि 1 मिलियन पे तो मैंने देखा है कंप्यूटर फेल हो जाता है, बट अगर आपके पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो गए हैं तो आपका सिंपल डबल फॉर लूप भी नहीं चलता है। ठीक है, ये फेल हो जाएगा नॉर्मल कंप्यूटर पे। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए अगर SVM हमारे पास लेस पॉइंट्स होते हैं तभी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब कि आप 10,000 मान के चलो, 1 लाख पे भी ट्राई कर लो, बट नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। ठीक है, मतलब कि उसका कमी है, लेकिन हाँ ट्राई कर सकते हो 1 लाख पर, टेस्ट करा जा सकता है। और लोकल पे मत करना, अपने इस पे करना, गूगल को लैब पे करना। ठीक है, लोकल वाले का भरोसा नहीं क्या हो जाए, तो गूगल के लैब पे एक बार ट्राई करना, देखना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, प्रिडिक्शन हमारा अभी भी KD है। K यहाँ पर क्या है मेरा, नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स। नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये लीनियर है, प्रिडिक्शन इज लीनियर, और ट्रेनिंग क्या है, वो है क्वाड्रेटिक।
और बाकी सब लोग देखते हैं कि सपोर्ट वेक्टर्स कैसे न्यू एसवीएम वाला एक मतलब वो मिनिमम मिनिमाइज कर सकता है। एक सेकेंड, ओके। सर ये गूगल कोलैब के लिए कुछ अलग से सेटअप करना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, जैसे कुछ नहीं, सिंपल आपकी गूगल बस, ड्राइव से ही ओपन कर ले सकते हो आप न्यू कोलैबोरेटर। मैंने तो लिंक सेव और कर उसमें रखा है एक। सिस्टम से भी डेटा उठा सकता है? हाँ, आपको अपलोड करना पड़ेगा, मतलब कि छोटा मोटा डेटा है तो सीधे फाइल अपलोड कर सकते हो, नहीं तो गूगल ड्राइव में डाल दो, उसको आप माउंट कर सकते हो। ओके। तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन का पेज है, जो कि एसक्यूएल का डॉक्यूमेंटेशन में है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन्होंने आयरिस डेटा सेट, जो हमारा प्लांट्स वाला डेटा सेट था जिसमें 3 प्लांट्स थे, सेटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिन का, तो इन्होंने उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करी है। तो ये लीनियर कर्नल है, ठीक है, ये लीनियर एसवीसी है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों लीनियर कर्नल ही बनाते हैं, ठीक है। ये आरबीएफ कर्नल के साथ है और ये पॉलिनोमियल कर्नल के साथ। तो लीनियर में आप देखोगे जो बाउंड्रीज हैं वो एकदम सीधी सीधी हैं, स्ट्रेट लाइन्स हैं, और इसने ये मल्टी क्लास किया हुआ है क्योंकि इसमें 3 क्लासेस थी, ठीक है। तो इसने ये वन वर्सेस रेस्ट वाली अप्रोच अप्लाई है, और इसने एनयू एसवीसी, लीनियर एसवीसी ये सब देखा है, कोड कैसे है वो सब है, ठीक है। तो इसमें एक लीनियर एसवीसी है, मेनली 2 क्लासेस हैं आपकी, एक लीनियर एसवीसी है और एक एसवीसी है। एसवीसी क्या है? सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, ठीक है। एसवीसी इज सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो हम मेन वाला देखते हैं, ठीक है। ये रहा, ये है मेरे पास पॉइंट्स है इसमें, पूरा डिफाइंड हुआ है कि दिस इज बेस्ड ऑन libSVM। अच्छा, मेन जो दुनिया की फेमस लाइब्रेरी है उसका नाम है libSVM, ये सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। sklearn इसी इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करता है बेस्ड ऑन। तो अगर कहीं बार मान लो जैसे आप C++ में काम कर रहे हो तो उसमें आपको libSVM मिल जाए, डायरेक्ट आप वहीं से यूज़ कर सकते हो। मुझे याद है कि जब मैं शुरुआती काम करता था तो एक लाइब्रेरी हुआ करती थी dlib, तो वो भी यूज़ करती थी इस चीज़ को, libSVM को, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी लाइब्रेरी है, बट हम लोग क्योंकि sklearn पाइथन में काम कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इसके पैरामीटर्स क्या क्या है। सी है रेगुलराइजेशन पैरामीटर, जो हम लोगों ने देखा है अपना हमारे फंक्शन में, जो c इंटू 1/n सिग्मा जीटा आई वाला था, यही हमारा हाइपर पैरामीटर था। और हम लोगों ने देखा था हम लोग c बढ़ाएंगे तो ओवरफिट होता था और c घटाते थे तो अंडरफिट, ठीक है। एक चीज हमने देखा, c मस्ट बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनफाइनाइट हो सकती है लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। फिर है कर्नल हमारे पास, कर्नल इसने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल, आरबीएफ कर्नल, सिग्मॉइड, प्री कंप्यूटेड। तो ये सब है कि ये सब आप पहले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सिग्मॉइड हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, बट कॉन्सेप्ट सेम है कि 2 वैल्यूज देगा तो उसके बताएगा कि उसके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, ठीक है। पॉलिनोमियल अपना कि उसको वो प्रोजेक्ट करता है सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन तक में, जब तक उसको नॉर्मली लीनियरली सेपरेबल हाइपर प्लेन ना मिल जाए, ठीक है। तो आप इसमें खाली आपको ये टेक्स्ट देना है, आपको ना फॉर्मूला लिखना है ना कुछ करना है, खाली ये बताना है कि भाई मुझे आरबीएफ करना, बाय डिफॉल्ट आरबीएफ है, तो अगर आप कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो आरबीएफ कर्नल रन करेगा, ठीक है। आरबीएफ कर्नल क्या है? आरबीएफ कर्नल मेरा एकदम कॉमन मस्त कर्नल है, वो इन्फिनाइट डायमेंशंस में आपके प्रोजेक्शन करता है, तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ के ले ही आता है, ठीक है। डिग्री, ये डिग्री जो पैरामीटर है ये आपको तब देना है जब आप पॉलिनोमियल कर्नल यूज करोगे, तब कि आपको सेकेंड डिग्री चाहिए, थर्ड डिग्री चाहिए, 4 डिग्री चाहिए, 5 डिग्री चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। ये जो गामा है, ठीक है ना, तो ये है कर्नल कोफिशिएंट ऑफ आरबीएफ, पॉली एंड सिग्मॉइड स्केल। अगर याद करो हम लोगों ने जो उसकी इक्वेशन पढ़ी थी तो वो थी हमारी e की पावर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो गामा यहां पर है 1/2 सिग्मा स्क्वायर, हाँ -d/2 सिग्मा स्क्वायर, माइनस, सॉरी वो फिर से बोलना, -d/2 सिग्मा स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह। हाँ सर ये डिस्टेंस था,
डिस्टेंस का स्क्वायर था, नहीं डिस्टेंस का स्क्वायर था मेरे ख्याल से। ओके आई टी। जनरली तो माइनस डी अपॉन, मतलब बाकी जगह तो माइनस डी अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ऐसे ही रहता है, बट ये जो गामा है तो इसका मतलब यहाँ पर है, मतलब जो इन लोगों ने इक्वेशन, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, देखो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में अगर मैं आरबीएफ कर्नल में जाता हूँ, ठीक है, नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर। ओके इन्होंने इसको इस तरह लिख रखा है, हम लोगों ने कैसे लिखा था, e की पावर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो d मैंने कहा था, d मेरे यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर 1/2 सिग्मा स्क्वायर गामा लिख रखा है, तो उन्होंने सिंपल लिखा है e की पावर माइनस गामा डी स्क्वायर। तो वही मैं कह रहा था कि जो हमारा गामा है यहाँ पर, हाँ ये जो गामा है मेरा, तो ये मेरा इनवर्स है। गामा क्या है, ये 1/सिग्मा स्क्वायर, तो ये इनवर्स है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने कहा था कि अगर सिग्मा छोटा होगा, अगर सिग्मा की वैल्यू मान लो 0.001 हो गई, तो ये इसकी जो एक्सिस के पास बनती थी, होगा। हाँ, तो एकदम एक्सिस के पास में होगा। और सिग्मा अगर बड़ा होगा, मान लो 10 दे दिया, तो ये फैलेगा। तो ये मतलब कि ये खाली जब सिग्मा छोटा होगा तो ये सिर्फ खाली जो एकदम नियरेस्ट पॉइंट्स है उन्हीं को कंसीडर करेगा, और जब सिग्मा बड़ा होगा तो जो उसके खाली दूर के पॉइंट्स है उनको भी कंसीडर कर सकता है। यहां पर गामा उल्टा है, तो अब सिग्मा मतलब कि अब गामा अगर छोटा होगा तो सिग्मा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि गामा छोटा होगा तो दूर के पॉइंट्स, और गामा पास होगा तो गामा छोटा होगा तो दूर के पॉइंट्स भी कंसीडर करेगा, और अगर गामा बड़ा होगा तो सिर्फ खाली नियरेस्ट पॉइंट्स को ही कंसीडर करेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके लिए पॉज अनलेस इट यूजेस 1/this एज वैल्यू ऑफ गामा। तो आप चाहो तो स्केल दे सकते हो, ऑटो दे सकते हो, या फिर फ्लोट आप अपना भी गामा की वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये गामा मतलब मैं बताना चाहता था कि वो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सही पढ़ा है, बट एसकेलन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उससे थोड़ी इनवर्स है, बट चीज वही है, ठीक है। फिर एक कोएफिशिएंट 0, इट्स ओनली सिग्मा पॉलीनोमियल सिग्मा 8, ये सब श्रिंकिंग प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर एक आता है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस आपको हर लगभग एल्गोरिथम में मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉलरेंस क्या है, ये टॉलरेंस है टॉलरेंस फॉर स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कि कब आपकी एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज करना रोक दे, ऑप्टिमाइज स्टॉप कर दे। तो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास वेट्स का वेक्टर होता है, तो मान लो कि हम 5वें इटरेशन पर है, तो 5वें इटरेशन में हमने वेट्स का वो अपना एसजीडी वो लगाया अपना स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, उसने कुछ अपडेट्स दी। उसके बाद हम लोगों ने वेट 6 कैसे बनाते हैं हम लोग, वेट 5 प्लस जो भी चेंजेस आते हैं मेरे पास, ठीक है। फिर वेट 7 कैसे बनेगा, वेट 6 प्लस जो भी मेरे चेंजेस, ग्रेडियंट जो भी मुझे रिटर्न करेगा कि हाँ इस डायरेक्शन में इतना अपडेट कर जाओ। तो ये टॉलरेंस है कि ये जो चेंजेस हैं, अगर ये चेंजेस एक पर्टिकुलर नंबर से छोटे हो जाएं तो अपडेट ना करो। अगर ये चेंजेस जो हैं ये एक पर्टिकुलर नंबर से छोटे हो जाए, मान लो कि जो आपके पास चेंजेस आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं 0.00001, तो ये अब आपके वेट में ज्यादा चेंज होगा नहीं, तो आप क्या करो, आप यहीं पर स्टॉप करो। तो ये आपका कहा गया टॉलरेंस। ये बहुत सारी एसकेलन की एल्गोरिथम्स में रहता है कि आप ठीक है, आप कहना चाहते हो ठीक है, आप मेरे जो अपडेट्स हो गए बहुत ज्यादा स्लो हो गए, मेरा कुछ काम हो गया तो मैं रुक जाता हूं, अभी मेरा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। कैशे साइज, कर्नल कैशे, तो मतलब आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। क्लास वेट है, अगर इम्बैलेंस क्लास है और आप उसको बैलेंस बनाना चाहते हो, तो हम लोगों ने एक बार ध्यान दिया, मतलब केएनएन में क्लास में दिया था, आप शायद नहीं थे, कि कैसे बना सकते हैं। तो अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं या 5 पॉइंट्स मान लो, ठीक है, 4 ये हो गए और एक ये हो गया 5, तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट है, ठीक है, 1:4 का रेशियो है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ज्यादा वेटिंग कर दूंगा कि अगर इसका एक पॉइंट भी मौजूद है तो उसकी एक पॉइंट की वैल्यू हो गई 4 रन, ठीक है, और इसके अगर एक पॉइंट मौजूद है तो इनकी वैल्यू एक ही हो जाएगी। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है कि मान लो कि अब मेरे पास यहां पर एक पॉइंट आया,
ठीक है, इसको मैं स्क्वायर बनाता हूँ, मुझे बताना है ये सर्किल होगा कि क्रॉस होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आया तो इसके नियरेस्ट में ये 3 आ गए, ठीक है, नियरेस्ट में ये 3 आ गए। अब क्योंकि भाई ये क्लास इम्बैलेंस्ड है तो ये तो ज़्यादा अपने आप क्रॉस हो जाएगा, बट यहाँ पर मैंने वेटिंग चेंज कर दी है। मैंने कहा कि इसका 1 वोट मतलब 4 लोग का वोट, तो इसका वेट आ गया कि भैया 4 सर्किल, इनका क्या आ गया 1 क्रॉस और 1 क्रॉस, तो 4 सर्किल और 2 क्रॉस में सर्किल बड़ा हो गया तो ये इसको सर्किल बना देगा। तो ये भी एक तरीका होता है इम्बैलेंस डेटा सेट को देखने, मतलब सेट करने का। तो ये जो क्लास वेट है ये वही है, आप बताते हैं कि हर क्लास का कितना वेट है। ठीक है, फिर मैक्स इटरेशन से कितनी देर करना है, डिसीजन फंक्शन शेप, ये इसमें आपके पास आ गया OVR, 1 वर्सेस रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट OVR रहता है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई इंटरव्यू पूछता है कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये तो बाइनरी क्लासीफायर है, तो आप वैसे कर सकते हो। ब्रेक टाइज, नंबर ऑफ क्लासेस ग्रेटर देन 2, ये सब तो जैसे ही दिक्कत है। बस ये रहे इसके सारे पैरामीटर्स SVC के। ठीक है, फॉर लार्ज डेटा सेट्स कंसिडर यूजिंग लीनियर SVC और SGD क्लासीफायर इंस्टेड, प्रोबेबली आफ्टर अ नोस्टेरम टर्न, ये हम लोग बाद में देखेंगे। बट लीनियर SVC भी ये लॉस फंक्शन को थोड़ा चेंज करता है, बट ये खाली लीनियर के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये आपकी बाउंड्रीज खाली लीनियर बनाएगा, तो अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सारे सेम है वही। लॉस फंक्शन, हिंज लॉस कैसे बताऊँ मैं, हिंज लॉस चलो बाद में देखते हैं। ऐसे अगर कभी कोई पूछे तो हिंज लॉस ऐसा होता है, मतलब ये आपकी एक्सिस है, ये यहाँ पर 1 होता है और ये आपका इसके बाद 0 होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये है आपका WTXI प्लस B एक्सिस है, और ये है आपका लॉस। कॉन्सेप्ट क्या चलता है दुनिया में कि सारे जितने भी लॉस फंक्शन है, सबसे बेस्ट लॉस फंक्शन है वो होता है 0-1 लॉस। ठीक है, 0-1 लॉस फंक्शन क्या होता है, ये 1 है और ये आपका WX प्लस B हो गया। 0-1 लॉस होता है कि सारे जितने भी निगेटिव क्लासिफिकेशन हुए, मतलब कि मिस क्लासिफाइड हुए हैं, उन सब के लिए लॉस की वैल्यू 1 है, और जितने करेक्टली क्लासिफाइड हुए हैं उनकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो बेस्ट फंक्शन ये माना जाता है कि यही मेन फंक्शन है। बट इसका दिक्कत क्या है कि ये यहां पर 0 पर ये डिफरेंशिएबल, हमें चाहिए होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसी का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास आता है लॉजिस्टिक लॉग लॉस फंक्शन, जो हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ा था। वो कैसे आता है, वो ऐसे जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक। फिर एक जाता है मेरा हिंज लॉस, हिंज लॉस ऐसे जाता है। सॉरी, मुझसे अच्छा है मैं दिखा देता हूं ना, क्यों बनाऊंगा। ये रहा। ठीक है, दिख रहा है, इसको थोड़ा Yes. और बड़ा करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये जो ग्रीन वाला है ये हिंज लॉस है। 1 पर आने के बाद सब 0 है, उसके पहले उसकी वैल्यू, वो जो वैल्यू आ रही है वही है। स्क्वायर्ड एरर जो हम लोग लीनियर रिग्रेशन में देखा था, वो हमारा ऐसे आता था, क्योंकि हमारा क्या था, y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर 1/n सिग्मा, ये हमारा स्क्वायर्ड एरर था। ब्लू वाला आपका एक्सपोनेंशियल है, जो हम लोग का उसमें जाता है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, कि 1 + EXP माइनस YI WIX + P क्या था, हाँ ये।
ठीक है, तो ये उसका जाता है। और क्या है, बायनॉमियल डेविएंस है, ये मुझे भी नहीं आइडिया है किस चीज़ के लिए है ये, बट हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर का देखो ग्रीन वाला है तो वैसे आता है। अच्छा, ये 1 पर क्यों आ रहा है? इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो बनाई थी बाउंड्री हाइपर प्लेन, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो जितने भी करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स हैं वो सारे 1 यूनिट के ऊपर है। ये जो हमारी डिस्टेंस ये क्या थी, यही तो थी WXI प्लस बी। तो जितने की डिस्टेंस 1 से ऊपर है तो वो सारे क्या है, करेक्टली क्लासिफाइड है, तो उनके लिए लॉस क्या है, 0 है। और जितने भी, अच्छा 1 के ऊपर वाले 0 हैं, 0 से लेकर 1 तक एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बीच वाले पॉइंट्स हो गए जो करेक्ट साइड तो है, लेकिन हमारे जो भी हाइपर प्लेन है पाई प्लस या पाई माइनस, उसके और हाइपर प्लेन के बीच में है। आइडियली हम चाहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जितने करेक्टली क्लासिफाइड हो वो सब हाइपर प्लेन के पीछे हो। ठीक है, तो 0 से 1 वाले के बीच में भी वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। आइडियली हम चाहते हैं कि सारे पॉइंट्स मेरे हाइपर प्लेन के दूर हो, और जो जिनकी डिस्टेंस ही हमारी लेस देन 0 आ जाए, जिनकी डिस्टेंस हमारी WX प्लस बी यही लेस देन 0 आ जाए, तो मतलब ये तो क्या है, तो परफेक्टली मिसक्लासिफाइड पॉइंट है। तो इनके लिए लॉस फंक्शन आपका मतलब स्ट्रेट लाइन है, जो वैल्यू आ रही है वही लॉस फंक्शन है। अच्छा, वो कैसे है, वही तो है ऐसे, WIT आर्मी, ये क्या है, ये आपको सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू ही तो है, मतलब उसका L1 नॉर्म, वेट वेक्टर का L1 नॉर्म। तो ये सिंपल आपका WX प्लस बी ही है, तो जो वैल्यू आ रही है उसी को लॉस मान लो। ठीक है, तो ये हिंज लॉस होता है। ये इसमें आ गया तो मैंने कहा बता ही दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हिंज लॉस और स्क्वायर्ड हिंज, स्क्वायर्ड हिंज क्या है, उसी को स्क्वायर कर दो। डुअलिटी है कि डुअलिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये SVM है, बाकी सब कुछ सेम है। आपको पैरामीटर चाहिए थे, पैरामीटर आपको मिल गया, बाकी या करना आपको अभी वही है, फिट और प्रिडिक्ट, बस और कुछ नहीं करना, यही करना है। ठीक है, इसका क्लासिफायर बनाओ SVM, अपना हाइपर पैरामीटर दो, चाहो तो हाइपर पैरामीटर ट्यून करो, C की वैल्यू ट्यून करो, गामा की वैल्यू ट्यून करो, बट वो सब छोड़ के फिट प्रिडिक्ट आप करना, आपको आखिरी में फिट और प्रिडिक्ट ही है इसके लिए। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि गामा क्यों ट्यून करना है या वो क्यों ट्यून करना है। अच्छा हाँ, ये तो SVC हो गया ना, SVR तो देखा ही नहीं हमने। फ्रॉम sklearn.svm import SVR, ये आपका सेम चीज करता है क्या जो आपका वो करता था, बस यहां पर अब एक हाइपर पैरामीटर हो गया है एप्सिलॉन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एप्सिलॉन क्या है, कि हम कितनी विड्थ मैक्सिमम देना चाहते हैं, कितनी कम देना चाहते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, कर्नल, डिग्री, गामा, ठीक है, टॉलरेंस, C, यहाँ पर एप्सिलॉन आ गया। It describes the epsilon tube within which no penalty is associated in the training loss function with points predicted within a distance of epsilon from the actual value। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा है कि मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, अगर ये डिस्टेंस मतलब एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर उसको पेनाल्टी लगेगी काफ़ी ज़्यादा। तो बाय डिफॉल्ट ये 0.1 है, ये हम चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा सेट। ठीक है, तो ये SVR है, इससे अब आप रिग्रेशन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारे पास SVM का कोड वोड। अच्छा, मैंने इसके लिए नोटबुक नहीं तैयार करी क्योंकि लगभग सेम ही है। तो मैं क्या चाहता हूँ आपसे, मैं ऐसे चाहता तो बहुत कुछ हूँ, बट अभी क्या चाहता हूँ, एक बार मीटिंग एंड करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट बचा है तो ब्रेक हो जाएगा, तो वापस से ज्वाइन कर लो।
ओके, तो मैं चाहता हूँ क्या हूँ आपसे 2 दिन का टाइम है। ये एक डोनर्स चूज करके कैगल पर डेटा सेट है, ठीक है। बेसिकली डेटा सेट क्या है कि ये अमेरिका, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए पैसों की बहुत कमी है। तो वहाँ पर जो टीचर होता है वो अपना पैसा खुद लगाता है। जो यूएस के पब्लिक स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर वो किताबें लेकर आता है, बॉक्सेस लेकर आता है, लंच के पैसे देता है, या फिर जो भी टूल्स लगते हैं उन सबके पैसे देता है, ठीक है। तो बात 2000 में एक टीचर ने donorschoose.org करके एक वेबसाइट बनाई थी। ये वेबसाइट क्या है कि टीचर्स अपने प्रपोजल डालते हैं कि मुझे पढ़ाने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो वेबसाइट पे डाल देते हैं, और डालने के बाद जो लोग पैसा देना चाहते हैं वो पैसा देते हैं, ठीक है। तो जैसे इनको चाहिए किंडरगार्टन आर्ट के लिए 548, तो मेरे ख्याल से $1000 चाहिए होंगे। इनको अराउंड $2000 चाहिए होते हैं कि बुक वेंडिंग मशीन फॉर न्यू कमर्स, ठीक है। क्योंकि अमेरिका इतना रिच देश है तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो यही चीज़, तो इसने जो वेबसाइट बनाई थी, तो उस वेबसाइट का इन्होंने कंपटीशन किया था कि वो चाहते थे। अभी क्या होता है, मतलब अभी क्या 2 साल पहले की बात है, ये 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले क्या होता था कि लोग अपना प्रपोजल, पूरा जो टीचर्स होते थे वो अपना प्रपोजल डालते थे कि यार कि भाई ये मेरा प्रपोजल है, ये इसका टाइटल है, और ये ऐसे है कि मुझे पैसा किस लेनी चाहिए। और उसके ऊपर फिर लोग रिव्यू करते थे, जो वॉलंटियर्स होते थे वो रिव्यू करते थे कि मतलब कि हाँ एप्लीकेशन सही है कि नहीं है, इस पे पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये सब चीज़ें करने के बाद वो लोग अप्रूव करते थे। अप्रूव करने के बाद वो जो डोनेशन की एप्लीकेशन है वो वेबसाइट पर आ जाती थी, जैसे यहाँ पर हमें दिख रही है, ठीक है। किंडरगार्टन आर्ट है, मोस्ट अर्जेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो वहाँ पर इस पर आ जाती थी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है कि आपने डाला और आ गई एप्लीकेशन, ऐसे नहीं होता था। बीच में वॉलंटियर्स उसको प्रोसेस करते थे, देखते थे कि हाँ सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, ज़रूरत सही भी है कि नहीं है, किसी को अपने ट्रिप के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ और क्रोम बुक्स, तो ये सब चीज़ें, तो ये सब ऐसे डालते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ये डाले ये एप्लीकेशन, ऑनर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, तो इनका एक टाइटल होगा कुछ, हेल्प मी गिव माई स्टूडेंट्स अ सेरेमनी एंड अवार्ड्स फॉर देयर ऑनर सोसाइटी डेफिनेशंस, और ये उनका पूरा एक ऐसे होता है टेक्स्ट कि उसका प्रोजेक्ट क्या है, वो क्या करेंगे, क्या चीज़ नहीं करेंगे। उसके साथ फिर और भी चीज़ें होती हैं कि ये कौन है, मिसेस मर्फी हैं, कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं, कहाँ पर पढ़ाती हैं, कौन सी लोकेशन पे पढ़ाती हैं, तो ये फ्लोरिडा की हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उस एरिया में वो किस इनकम ग्रुप से है, किस इनकम ग्रुप से नहीं है। तो एक बंदा ये सब देखने के बाद कह सकता है कि हाँ ठीक है, जैसे मतलब कि मान लो कि मैं लखनऊ का हूँ, तो मेरे पास, और मैं अभी यूएस में हूँ, तो मुझे कोई लखनऊ का कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मैं जरूर उसको सपोर्ट करना चाहूँगा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन क्या करना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ टैक्स होते थे कि ये कैसा है, कम्युनिटी सर्विस, एक्स्ट्रा करिकुलर, तो ये सब काम वॉलंटियर करते थे। तो इनकी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि वॉलंटियर्स के पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती थी, कि क्योंकि दिक्कत इतनी है, पैसे ही नहीं यूएस के पास, तो उनके पास काफ़ी दिक्कत आती है। मतलब कि ये डोनर्स चूज करने के बाद भी यूएस के टीचर्स $1 बिलियन अपनी जेब से लगाते हैं अपने बच्चों को सही से शिक्षित करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसमें हम मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं कि कम से कम, कि जैसे जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो कौन सी एप्लीकेशंस की ज्यादा अप्रूव होने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी जैसे यूएस में पिछले साल वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला काफी बड़ा इवेंट हुआ था। इवेंट क्या हुआ था, मतलब कि आपके प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है। तो अब उस टाइम पर मेरा ये सोचना है, मानना है कि लोगों ने ब्लैक लाइव मैटर्स वाले या फिर ब्लैक स्कूल्स वाले जहां पर भी होंगे, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा डोनेशन दिए होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा वो मीडिया में आ गया था, तो लोगों की जागरूकता बढ़ती है, ठीक है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है, और वो कहते हैं कि यार इसमें सपोर्ट करना चाहिए, तो वो इस तरह से काम करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया कि हाँ ठीक है, कि उस टाइम पर ज्यादा उस चीज की अवेयरनेस चल रही है, तो लोग उस चीज को ज्यादा दे रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास जैसे डेटा सेट है, तो इनको डेटा सेट काफी है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मोस्टली टेक्स्ट डेटा सेट है, ठीक है। तो इसमें एसेज है, देखो प्रोजेक्ट एसेज 1 2 3 4, प्रोजेक्ट ग्रेड कैटेगरी कौन से ग्रेड के लिए है आपका, ठीक है। प्रोजेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरीज, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट के सब कैटेगरीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या टीचर कितनी बार प्रीवियसली पोस्ट कर चुका है, तो ये भी एक इफेक्ट हो सकता है कि मान लो टीचर बहुत बार कर चुका है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो एक पॉइंट आ जाएगा कि हाँ भाई इस टीचर के जो कोर्सेज होते हैं या फिर जिस टीचर की जो रिक्वेस्ट होती है वो काम नहीं करती, ठीक है, ठीक है।
और 17 मई 2016 की पहले कुछ इस तरह आता था कि भाई की टेल अस अबाउट योर क्लासरूम, अबाउट योर स्टूडेंट्स, और 17 दिन के बाद 4 से 2 ऐसेज हो गए हैं और वो ऐसे आने लगे। ठीक है, ये था मतलब डेटा फील्ड्स। तो हमें क्या करना है, हमें ये बिल्ड करना है कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने भी डेटा सेट अभी पूरा देखा नहीं है। ठीक है, मैंने भी डेटा सेट अभी पूरा देखा नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली कहीं तो कुछ होगा ना, कुछ तो होगा ना। कॉम्पिटिशन टीचर्स एट्रीब्यूट्स, your objective is to predict whether or not a donors choose project proposal submitted by a teacher will be approved by our volunteers। ठीक है, तो हमें जो हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे मतलब इनके वॉलंटियर्स ने जो पहले से अप्रूव किए हैं, उस वाले डेटा सेट को लेकर हमें ये चीज़ एक मॉडल बनाना होगा कि ये प्रिडिक्ट करेगा कि नहीं करेगा। मोस्टली टेक्स्ट डेटा सेट है, बट मोस्टली मतलब कि हमारे पास 4 जो यहाँ पर है। ठीक है, ये सब अगर आप देखोगे तो ये सब या तो कैटेगरिकल है फीचर्स है या तो न्यूमेरिकल फीचर्स। ठीक है, कि जैसे प्रोजेक्ट ग्रेड कैटेगरी, सब्जेक्ट कैटेगरी, सब्जेक्ट सब कैटेगरीज, ये सब चीजें। तो मैं क्या चाहता हूं आपसे, मैं चाहता हूं कि आप लोग कैगल पे अकाउंट बनाओ। ठीक है, कंपटीशन देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर एक 2 पेज का प्लान बनाओ। 2 पेज के प्लान में क्या होगा, आप थोड़ी सी बात करोगे डेटा सेट के बारे में। ठीक है ना, कि डेटा सेट क्या है, कैसा है, कैसे फीचर्स हैं, कितना बड़ा है। ठीक है, फिर आप बात करोगे कि आपको टास्क क्या है। टास्क जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया कि टास्क यहां पर है कि प्रेडिक्ट वेदर अ डेटा सेट विल, प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड बाय द वॉलंटियर्स और नॉट। ठीक है, ये हो गया। तीसरा आप प्लान बताओगे अपनी अप्रोच का, कि आप किस अप्रोच से सॉल्व करोगे। मुझे कोड नहीं चाहिए यहां पर, मुझे खाली अप्रोच चाहिए। अप्रोच मतलब कि आप कहोगे कि मैं ये जो डेटा सेट है तो इसके मैं इन कॉलम्स के साथ मैं ये काम करूंगा XYZ, दिस कॉलम्स के साथ मैं ये काम करूंगा। क्योंकि देखो यहां पर आखिरी के जो 4-5 कॉलम्स है ये सब मेरे टेक्स्ट है, तो आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मैं टेक्स्ट के साथ ये काम करूंगा, मैं इन कॉलम्स के साथ ये काम करूंगा, मैं इनको ऐसे कन्वर्ट करूंगा, इनको ऐसे कन्वर्ट करूंगा। करने के बाद मेरे पास फाइनल डेटा सेट एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बताओगे कि आप कौन सी अप्रोच लगाओगे। आपने 3 देखी हैं, KNN, लॉग रिग्रेशन और SCM। ठीक है, आप बताओगे आप कौन सी अप्रोच लगाओगे। और अप्रोच लगाने के पहले ही, मतलब मैंने कहा ना मुझे कोड नहीं चाहिए, मेरे को अप्रोच लगाने के पहले ही आपके पास तीनों के प्रोज और कॉन्स होने चाहिए, कि कैन इट वर्क और कैन इट नॉट वर्क, या कोई प्रॉब्लम आ सकती है मेरे ऊपर। ठीक है, इनको आप करोगे और आप सोचोगे, सोचना है खाली कि जैसे इसमें जो मेरे पास लैम्डा होता है हाइपर पैरामीटर, इसमें मेरे पास C और गामा होता है, तो इनकी वैल्यूज मुझे कैसे रखनी चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद आप कहोगे कि हाँ ठीक है, दिस इज माई प्लान। 2 पेज का प्लान होनी चाहिए। तो उसमें 2 पेज प्लान क्या क्या हो गया, वापस कहता हूँ, डेटा सेट के बारे में, फिर डेटा सेट के बारे में आप कैसे उसे एक्सप्लोर करोगे, कैसे आप क्या कन्वर्ट करोगे। तीसरी चीज़ होगी, कन्वर्ट करने के बाद आप कॉलम्स को बदलने के बाद डेटा सेट बनाओगे, और उसके बाद कौन सी अप्रोच यूज़ करोगे। ठीक है ना, ये मुझे चाहिए बस 1 से 2 पन्ने का बैठ के। और मैं चाहता हूँ कैगल पे कंपटीशन बनाओ, डेटा सेट पूरा देखो, चाहो तो डाउनलोड करो, ज़्यादा बड़ा नहीं, मेरे ख्याल से 1 GB का ही है, 194 MB का ही है, तो वो छोटा सा। ठीक है, तो आप आराम से काम कर सकते हो, देखो करो इस पे, बस मुझे यही चीज़ चाहिए। और उसके बाद फिर मैं कुछ वीडियोस शेयर करूंगा, वो वीडियोस में होगा कि कैसे मैंने प्री प्रोसेसिंग करी हो, कि मैं भी 2 हफ्ते में यही करूंगा। ठीक है, कि कैसे मैंने प्री प्रोसेसिंग करी है, फिर आप उनको रेफरेंस लेकर आप अपना काम करोगे। मैं खाली प्री प्रोसेसिंग तक का वीडियो दूंगा, प्री प्रोसेसिंग करने के बाद फिर आप अपना काम करोगे, फिर आप उसके ऊपर सारी एल्गोरिथम अगले हफ्ते लगाओगे आराम से, वो नेक्स्ट वीक करोगे।
ठीक है, नेक्स्ट वीक जब तक हम लोग डिसीजन ट्री पढ़ेंगे तब तक आप लोग इधर बैकग्राउंड में ये काम करते रहो। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट का मतलब कि ये असाइनमेंट टाइप का है, क्योंकि 2 पेज का लिखोगे ना तब आपको समझ में आएगा ठीक है इसमें हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। सीधे कूदना नहीं है मशीन लर्निंग करना है, पहले सोचना है, रुकना है, फिर कुछ काम करना है। ओके, तो क्लास तो यही है, कोई और क्वेश्चन हो तो और बताओ। नो सर। इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ बताओ क्या करना है? से मतलब जैसे अभी अगर हमें प्लान बनाना है तो जब तक हम पूरा डेटा का मतलब जैसे कोड लिख के आगे आगे उसे करके देखेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं लगेगा। नहीं मतलब ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कम से कम एक आउटलाइन तो आपके पास हो। ओके, ठीक ठीक है, है। मैं चाहता हूँ एंड कि फिर आउटलाइन आपके पास हो। हाँ नेक्स्ट वीक हम उस पर काम करेंगे। हाँ, मतलब कि इस वीक खाली आउटलाइन बन जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक जब तक हम लोग का, क्योंकि ये अभी अगले वीक हम लोग का चलेगा डिसीजन ट्री। ठीक है, हाँ तो डिसीजन ट्री में हमारा 1 हफ्ता जाएगा आराम से, खाली कॉन्सेप्ट में, क्योंकि पहले डिसीजन ट्री आएगा, फिर रैंडम फॉरेस्ट आएगा, फिर कुछ और आएगा, एक्सजी बूस्टिंग आएगी, तो वो हमारा जाएगा। तो तब तक मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए, फिर जब उसका कोड शुरू होगा तो सेम कॉन्सेप्ट को मतलब कि सेम प्रोजेक्ट के ऊपर आप डिसीजन ट्री भी लगा सकते हो। ठीक है, तब तक आपकी प्री प्रोसेसिंग खत्म हो चुकी होगी। ओके। ठीक है, तो इसलिए, और जैसे कहीं भी ऐसा नहीं होता कि सीधे कोई डेटा सेट आया आप सीधे कूद गए हो, पहले आप पूरा प्लान बनाओगे, सोचोगे, फिर उसके बाद ठीक है नेक्स्ट वीक जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन सबको हम देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, मैंने लिंक भेज दिया है व्हाट्सएप पे, तो ये कर लेना। बाकी वीडियो का लिंक मैं अपलोड कर दूंगा कि अगर भूल जाओ कि क्या क्वेश्चन था क्या नहीं था, क्या चीज़ का ओके था। सर, और मैंने भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग वाला भी प्रैक्टिस नहीं आता तो मैं वो कर लूंगा, और कोई डाउट्स होंगे तो पूछ लूंगा उससे भी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।